अभी इंडिया में पर्सनल मैटर्स जैसे कि मैरिज, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन सब रिलीजियस पर्सनल लॉ से गवर्न होता है। लेकिन सारे सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ जो कि सब पर इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन एंड कस्टम्स इक्वली अप्लाई करे, तो वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। तो ये यूसीसी की डिस्कशन ब्रिटिश रूल के टाइम से चलती आ रही है। ब्रिटिशर्स और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उस टाइम इंडियन सिटीजन्स अपने फेथ और कस्टम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं थे। तो क्या अब सही वक्त है? देखो, 1995 में सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आया जिसमें एक हिंदू हस्बैंड ने पहले हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग फर्स्ट मैरिज करवाई और फिर मुस्लिम में कन्वर्ट होने के बाद सेकेंड मैरिज करवाई। तो इससे तो एक प्रॉब्लम हो गई कि हिंदू मैरिज सेकेंड मैरिज अलाउ नहीं करता, मगर इस्लाम पॉलीगैमी अलाउ करता है। तो सेकेंड मैरिज की वैलिडिटी क्या होगी? तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि हिंदू पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन ऑटोमेटिकली फर्स्ट मैरिज को डिसॉल्व नहीं करता। जो ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज एक स्पाउस पर हिंदू लॉ के अंडर हैं, वो कन्वर्जन के बाद भी खत्म नहीं होती। तो एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, अगर मोनोगैमी हिंदू लॉ में स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, तो हस्बैंड इज बाउंड टू फॉलो दैट रूल इररिस्पेक्टिव ऑफ द कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। तो ऐसे केसेस में सेकेंड मैरिज को वैलिड नहीं माना जाएगा और हस्बैंड को बाइगैमी के ऑफेंस के लिए लायबल किया जा सकता है। तो इससे समझ आता है कि इंडिया के लिए यूसीसी कितना इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 44 के अंडर पार्लियामेंट को यूसीसी बनाने की पावर तो दे दी, मगर पॉलिटिशियंस लैक द करेज टू डू इट। ऑफ कोर्स ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है इतने सारे डिफरेंट फेथ्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना, मगर इट हैज टू स्टार्ट समवेयर। क्योंकि यूसीसी के आने से एक यूनिफॉर्मिटी और होमोजेनिटी होगी, लॉज जो हैं वो जेंडर न्यूट्रल हो जाएंगे, प्लस नेशनल यूनिटी प्रमोट होगी।